एक्सरसाइज नंबर 4। बच्चों, एक जो सेंटेंस होता है उसके दो किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्ट्रक्चर है SVO, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। एक स्ट्रक्चर जो है वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, फाइल, और इसके बाद जो जितना भी फिक्र सारा होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। अच्छा, कुछ फिक्रात बच्चों ऐसे होते हैं, सेंटेंसेस जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है उसमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रेडिकेट के मुताबिक लगता है, ना कि सब्जेक्ट के मुताबिक लगता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 50 रुपीज आर अ लिटिल अमाउंट। 50 रुपीज आर अ लिटिल अमाउंट, तो ये फिक्रा गलत है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये अमाउंट के मुताबिक लगेगा, ना कि रुपीज के मुताबिक लगेगा। 50 रुपीज इज अ लिटिल अमाउंट, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो अमाउंट के मुताबिक, यानी कि जिसको हम यूं कह लो, सब ऑब्जेक्ट कर लो या प्रेडिकेट कह लो, उसके मुताबिक हमने लगा। इसी तरह 60 माइल्स और अ लॉन्ग डिस्टेंस, 60 मील एक लंबा फासला है, तो ये फिक्रा मैंने गलत पढ़ा है कि 60 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो अ लॉन्ग डिस्टेंस के मुताबिक लगाना है। तो 60 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, 60 माइल्स और अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो अब जो हेल्पिंग वर्ब है वो 6 माइल्स के हिसाब से नहीं लगेगा, किस हिसाब से लगेगा? अ लॉन्ग डिस्टेंस। 60 मील एक लंबा फासला है, या एक लंबा फासला है? है। है। तो आप उर्दू में भी कह समझ लेंगे, जो एक फिक्रे का जो सेंस ऑफ सेंटेंस होता है, जो फिक्रा में खुद बता रहा होता है, उसके मुताबिक भी, सेंस ऑफ सेंटेंस के मुताबिक भी इज लगता है। और मैंने आपको ग्रामेटिकली असूल बता दिया है कि इस किस्म के फिक्रे जो एक यूनिट को ज़हर करते हैं, क्या करते हैं? यूनिट को ज़हर करते हैं, तो उसके मुताबिक जो अगला हिस्सा होगा उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो इज लगेगा। 60 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। अच्छा, कुछ फिक्रे ऐसे हैं, लफ्ज, वर्ड्स, नाउन, जो हैं वाहिद और इस्तेमाल भी वाहिद होते हैं। उर्दू में भी उसका ट्रांसलेशन में वो वाहिद आएंगे, लेकिन उसके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जमा लगेगा। उनमें है एक रिचेज और एक है आर्म्स। रिचेज और आर्म्स। रिचेज अमारत, दौलत, ये बजाते खुद वाहिद है, इस्तेमाल भी वाहिद होता है, लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब इसके साथ हमेशा जमा लगेगा। मसलन रिचेज हैव विंग्स होगा। इसी तरह आर्म्स जो खैरात है, ये बजाते खुद वाहिद है। खैरात क्या है? वाहिद है, लेकिन ये हमेशा इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होगा वो जमा के मुताबिक इस्तेमाल होगा। तो आर्म्स के साथ इज नहीं लगेगा, क्या लगेगा? आर। आर्म्स आर बीइंग गिवन टू द पोर, खैरात गरीबों को दी जा रही है। फैक्ट्रीज हैव द अपील टू द हार्ट। फैक्ट्रीज, अंग्रेजी में फैक्ट्रीज का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, क्योंकि पोएट्री बजाते खुद एक बहुत ही लॉन्ग टर्म है, एक वसी इस्तेलाह है। जो कोई एक शेर है तो वो शायरी है, दीवान के दीवान है, वॉल्यूम्स के वॉल्यूम है, बल्क्स ऑफ वॉल्यूम्स है, तो फिर भी वो शायरी हुई। शायरी बजाते खुद कलेक्टिव नॉन है, और ये हमेशा वहद के तौर पर इस्तेमाल होता है, फैक्ट्री। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर तादाद आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फिर पीसेस या फेम्स, पीसेस या फेम्स, फैक्ट्रीज कभी नहीं होगा। तो फैक्ट्री हैज, और ये हमेशा वहद इस्तेमाल होता है, तो इसके साथ जो पोजेसिव प्रोनाउन होगा वो भी वहद इस्तेमाल होगा, और इट्स इस्तेमाल होगा, दियर इस्तेमाल नहीं होगा। अब फिक्रा कैसे ठीक बनेगा? फैक्ट्री हैज इट्स अपील टू द हार्ट, शहरी का दिल पर असर होता है, शहरी का दिल पर असर होता है। द वेजेस ऑफ सिन और डेथ। अब बच्चों ये जो वेजेस लफ्ज है, अच्छा थोड़ी सी तवज्जो करके बैठे बच्चों, मैंने आपको बताया कि आर्म्स, खैरात, रिचेज, अमारत, ये है वाहिद
लेकिन इनके साथ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जमा इस्तेमाल होता है। अब जो बच्चों लफ्ज है ना वेजेस, वे, अब इसके दो इस्तेमाल है, एक जमा के तौर पर इस्तेमाल होता है और एक वह के तौर पर इस्तेमाल होता है। अंडरस्टैंड? अगर जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे ना वेजेस, मुआवजा, मजदूरी, बदला, सिला, होगा वहद, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है वो वहद इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर हम किसी काम की उजरत के बारे में बात करेंगे तो फिर जमा लगेगा। यहाँ अब जो वेजेस ऑफ सिन और डेथ, ये गुनाह का बदला है, काम का सिला नहीं है। काम का सिला, अगर काम का सिला होता तो जमा के तौर पर इस्तेमाल होता, काम का सिला होता तो यहाँ गुनाह का बदला है, अवार्ड, रिवॉर्ड या पनिशमेंट है, तो फिर वेजेस वहद इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब वहद लगेगा। वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, गुनाह का बदला मौत। Many a soldier lost their life in a war. अच्छा बच्चों, एक तो है जमा, एक होता है यूनिट। जब यूनिट के तौर पे इस्तेमाल होता है, जैसे मैनी के बाद आ लगेगा, मैनी, मैनी के बाद आ लगेगा। अगर आ के बाद जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो आ लगेगा, वॉर से शुरू होगा तो ए लगेगा। फिर उसके बाद जो नाउन इस्तेमाल होगा वो वहद इस्तेमाल होगा, नाउन इस्तेमाल होगा वो वहद, यानी कि सोल जा, मैनी असोल जा। आगे वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी वैध इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म है तो जो सेकंड फॉर्म होती है पास्ट इंडेफिनिट है, उसमें जमा और वैध की कोई सिंगुलर प्लूरल की कोई बात नहीं होती, वो सेकंड फॉर्म ही लगती है। लेकिन आगे फिर जो दियर है ये गलत है, क्योंकि इनमें से हर एक की अलग अलग बात हो रही है, यूनिट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो सोल्जर के लिए जो हेल्पिंग सॉरी पोजेसिव प्रोनाउन है वो हिज है, दियर इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन उर्दू में जब ट्रांसलेट करेंगे तो जमा के तौर पर, इंग्लिश में वह है, उर्दू में जमा। मैनी आ सोल्जर लॉस्ट हिज लाइफ इन वॉर, कई सारे सिपाही जंग में अपनी जान खो बैठे, अपनी जान से हाथ धो बैठे। The gentry were also present in the function. Gentry, shurfa, the gentry, the rich, the noble, the innocent, यानी कि ये पूरी जो क्लास की जब रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है तो एडजेक्टिव के साथ जब दा लग जाता है तो वो पूरी क्लास की रिप्रेजेंटेशन होती है और वो प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब द जेंट्री शुरफा, ये प्लूरल है, हालांकि जेंट्री के साथ कोई ऐसा लगा हुआ है नहीं, लेकिन ये जमा है, बताते खुद जमा है। द जेंट्री, और ये पूरी क्लास की रिप्रेजेंटेशन है। तो जब पूरी क्लास की रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है तो एडजेक्टिव के साथ दा लगा दिया तो वो जमा बन जाता है। The rich are, the poor are, the needy are, understand? The innocent are, the blind are, the deaf are, the dumb are. इसी तरह the gentry और जो वर्ग, यहाँ वाज लगा हुआ है तो आप वाज की जमा लगाएंगे, कौन सा वा। The gentry was also present in the function, शुरफा भी फंक्शन में मौजूद है। His weight is 5 statons. अब सटोन जो है, एक सटोन पैमाइश के तौर पर इस्तेमाल होता है और ये वेट के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? जब भी सटोन वेट के तौर पर इस्तेमाल हो, यूनिट ऑफ वेट, तो फिर ये हमेशा वैध लगता है, चाहे इसके साथ 1 2 3 4 5 10 12 मिलियंस भी लग जाए तो सटोन होगा। हाँ, वो जो दूसरे पत्थर जो कंकर जो होते हैं उनको सटोन्स कहते हैं। तो आप फिक्र कैसे बनेगा? his weight is 5 stone, उसका वजन 5 स्टोन है, यानी कि किलो की, यानी कि एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, वेटेज है। 5 शेयर कर ले। She bought some stationaries from the bazaar. सीनरीज नहीं है, स्टेशनरीज नहीं है। स्टेशनरी बजाते खुद कलेक्टिव नोन है, तो कलेक्टिव नोन की फिर मजीद जमा बनाने की जरूरत नहीं है, स्टेशनरी। लेकिन बच्चों सवाल पैदा होता है कि अगर आता है मैंने तो 5 स्टेशनरी, 4 5 6 7,
तो फिर आप आइटम्स या आर्टिकल या पीसेस लगाएं। स्टेशनरी में चीजें होती हैं तो आप आइटम्स, आर्टिकल्स, ज्यादा अच्छा है। पीसेस भी किसी हद तक दुरुस्त है, गलत नहीं होगा आपका फिक्र। लेकिन यहाँ तो पीसेस वगैरह की लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेशनरी लगेगा। शी बॉट सम स्टेशनरी फ्रॉम द बाजार, उसने बाजार से कुछ स्टेशनरी का सामान खरीदा। आई टेक पेन ओवर माई वर्क, सिर्फ पेन जो होता है वो दर्द होता है। पेन के साथ जब भी टेक लग जाएगा तो टेक पेन्स, दर्द महसूस करना नहीं होगा, इसका मतलब होगा मेहनत करना। इसी तरह फ्रेंड है, उसके साथ जब मेक लग जाएगा तो मेक फ्रेंड्स, टेक पेन्स। अब पेन नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो जब पेन्स नाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब होता है मेहनत, जफाकशी, हार्ड वर्क के मायने में इस्तेमाल होता है। मेहनत तलब काम जो होता है उसको टेक पेन्स, मेक फ्रेंड्स। और कभी भी मेक फ्रेंडशिप नहीं है। मतलब मैं अच्छे लोगों से दोस्ती करता हूँ, आई मेक फ्रेंड्स विद गुड पीपल। आई मेक फ्रेंडशिप विद बैड पीपल, जब गुड पीपल नहीं होगा। मेक फ्रेंडशिप कभी नहीं होता ना, मेक फ्रेंड होता है। मेक फ्रेंड्स, मेक फ्रेंड्स, टेक पेन्स, मेहनत करना। मसलन अब मैं आपको बताऊं कि जब मैं अब लेक्चर देता हूं तो मैं बड़ी मेहनत करता हूं, तो आई टेक पेन्स इन डिलीवरिंग अ लेक्चर। तो टेक पेन्स होता है किसी काम में बड़ी मेहनत से करना, कोई काम बड़ी मेहनत से कर, जब वो काम कर रहा हो तो वो बड़ी मेहनत से कर रहा हो, बड़ी तवज्जो से कर रहा हो, तो आप कहेंगे कि ये टेकिंग पेन्स। आई टेक पेन्स ओवर माय वर्क, मैं अपनी मेहनत पर बड़ी जान लड़ाता हूँ, बड़ी मेहनत करता हूँ। ही हैज लॉस्ट हिज ट्राउजर। अब बच्चों, हर वो चीज जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल हो वो हमेशा जमा के तौर पर इस्तेमाल होती है, उसके साथ एस लगता है, और बाज का तो उसके साथ पेयर लगता है। कौन कौन सी चीजें? पैंट्स, ट्राउजर्स, ठीक है, पिंसर्स, प्लायर्स, हैंकर्स, ठीक है, ब्रेसेस, इसके अलावा टोंग्स, क्लिपर्स, ये दो चीजों, सिजर्स, कैंची, जो दो चीजों पर मुश्तमिल हो। मूछे, ये भी तो दो हिस्से हैं इसके। मस्टाशस, नथनी, नॉस्ट्रल्स, ऐसी चीजें जो दो चीजों पर, कोई भी चीज जो दो हिस्सों से मिलकर बनी हो उसके साथ एस लगाओ। जब पेयर भी आप फिर लगाओ, पेयर लगाओ या ना लगाओ, एस जरूर लगाओगे। मसला, प्लीज गिव मी, ही हैज लॉस्ट हिज ट्राउजर्स, ट्राउजर नहीं होगा क्योंकि इसके दो हिस्से। ट्राउजर के कितने हिस्से होते हैं? दो। लू लत्ता होंगे ते लू पावड़ वाले विच लू दफा लत्ता पवी दे ना, लू लत्ता पवी दे कि कुछ बात वधे रहंदे हो दो, इस वजह से क्या होगा? ट्राउजर्स क्या होगा? he has lost his pair of trousers, he has lost his trousers। ट्राउजर जो है ये आप बगैर पेयर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके एस जरूर लगाओ। पैंट नहीं होगा, पैंट्स। Where is my pants? Where is my trousers? Where is my glasses? Where is my glasses? ऐनक, चश्मा। Understand? Goggles, बड़ी ऐनक। Goggles, दो हिस्से होते हैं ना, जिस चीज के दो हिस्सों एस लगाओगे। प्लीज गिव मी अ सीजर्स, कैंची, दो हिस्से होते हैं, सीजर्स होता है। कैंची के साथ आप पेयर भी लगा सकते हैं। प्लीज गिव मी अ पेयर ऑफ सीजर्स, प्लीज गिव मी अ सीजर्स। यू हैव मैनी वर्क्स टू डू। बच्चों, वर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ मैनी हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। मैनी हमेशा किसके साथ लगता है? तो वक्त अनकाउंटेबल है तो इसके साथ मच लगेगा। हाँ, मैनी आप लगा सकते हैं, लेकिन फिर आपको पीसेस लगाना, लेकिन वक्त के साथ आप कभी ऐसा नहीं लगाओगे। जब वक्त के साथ ऐसा लग जाते तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। उसका मतलब होता है तख्लीकी काम, शायरी वगैरह, नॉवल वगैरह, पोएट्री वगैरह, तो या फिर फैक्ट्री जो होती है, फैक्ट्री, उसको भी वक्स कहते हैं। आपने बच्चों चीजों, बनी हुई चीजें होती हैं, उनके ऊपर आपने लिखा होगा कि मियाँ एंड वक्स,
मियाँ और कंपनी, फैक्ट्री Yes, वगैरह। sir. तो वक्स और वक्त में बड़ा फर्क है। वक्त काम जो होता है, जो हम आमतौर पर काम करते हैं, ये वक्त है। वक्त के साथ ऐसा लग जाएगा तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। या तो उसका मतलब होगा क्रिएटिव वर्क, जो शेर वगैरह की शायरी वगैरह होती है, या फिर उसके साथ क्या होगा, या वो फैक्ट्री के मायने में इस्तेमाल, जहाँ कोई चीजें बनती हैं उसको वक्स कहते हैं। चाक, चाकू वाले डब्बों के ऊपर लिखा होता है वक्स, क्योंकि चाक जहाँ बनते हैं उसको, उस जगह को वक्स कहते हैं। आप समझ आ गई? Yes, sir. लेकिन जब हम दूसरे काम के, मैंने बहुत से काम करने हैं, तो मैनी पीसेस ऑफ वर्क। अब फिक्र कैसे बनेगा? यू हैव मैनी पीसेस ऑफ वर्क टू डू, या यू हैव मच वर्क टू डू। यू हैव मैनी पीसेस ऑफ वर्क टू डू, या यू हैव मच वर्क टू। I shall go to Murray during the summer vacations. लफ्जी वकेशन, लफ्जी क्या है? वकेशन। और ये वजात खुद जम्मा है, मजीद ऐसा लगाने की जरूरत नहीं। इंफॉर्मेशन, वकेशन, ये बजाते खुद जमा है, फिर मजीद इनके साथ ऐसा लगाने की जरूरत नहीं। तो फिक्र कैसे बनेगा? आई शैल गो टू मरी ड्यूरिंग द समर वेकेशन, मैं गर्मी की छुट्टियों के दौरान मरी जाऊंगा। दिस पोल्ट्री बिलोंग्स टू हिम। बच्चों, पोल्ट्री जमा है, मुर्गियां, चूजे, बतखें, जितने भी परिंदे जो गोश्त के लिए इस्तेमाल होते हैं, खाने के लिए पालते हैं, गोश्त के लिए पालते हैं, उसको पोल्ट्री कहते हैं। तो ये बजाते खुद जमा है, उसके साथ दिस नहीं लगेगा। दिस की जमा दीज, दैट की जमा दोज, तो दिस की जगह दीज लगेगा। दीज पोल्ट्री बिलोंग टू हिम, फिर बिलोंग के साथ एस भी नहीं लगेगा, कि जमा के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगेगा। दीज पोल्ट्री बिलोंग टू हिम। थ्री पार्ट्स ऑफ द बिजनेस आर लेफ्ट फॉर मी टू डू। जब भी किसी पार्ट ऑफ होना या पार्ट्स ऑफ, उसके साथ हिंसा लगाओ। थ्री पार्ट्स, फोर पार्ट्स, चाहे वो होगा पार्ट्स, जमा होगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब वैध ले। थ्री पार्ट्स ऑफ द बिजनेस इज लेफ्ट फॉर मी टू डू। काम के तीन हिस्से मेरे लिए करने के लिए रह गए हैं। इज whereabouts आर नॉट नो। अब ऐसा लगा हुआ तो ये जरूरी तो नहीं तो ये जमा हो। whereabouts का मतलब होता है एड्रेस, अता पता। कोको कोरीना रहती है, वो पता नहीं, अता पता मालूम नहीं, तो वो जो अता पता मालूम नहीं, उसको इंग्लिश में आप वेयर अबाउट्स कहेंगे। और ये क्या है? वैध के तौर पे इस्तेमाल होता है, एड्रेस के मायने में इस्तेमाल होता है। तो ऐसा है तो जरूरी तो नहीं कि जमा हो, तो ये वैध इस्तेमाल होता है। His whereabouts is not known, उसका अता पता मालूम नहीं। He gave me many advices, अंग्रेजी में एडवाइसेस लफ्ज है ही नहीं। हाँ, जो आप चीजें खरीदते हैं तो उनके ऊपर जो हिदायत लिखी होती है, डायरेक्शन, उसको आप एडवाइसेस कह सकते हैं। नसीहत, नसीहत नो, हिदायत। जब नसीहत हो कि कोई अच्छी का आपको कोई कहे कि आप ये काम अच्छा करें, ये आपके लिए बुरा है, तो वो जो नसीहत हो तो वो हमेशा एडवाइस होती है, उसके साथ कभी ऐसा नहीं लगता। अगर आप जमा बनाओगे तो पीसेस लगाओ। He gave me many pieces of advice, उसने मुझे बहुत सी नसीहतें दी, कंदो नसाहे दिए। They have read many factories, many fams हो सकता है, factories कभी नहीं हो सकता, या pieces of factory, pieces of factory होगा, या three fams होगा। They have read many fams, या they have read many pieces of factory, या they have read many fams, या pieces of factory। factories कभी नहीं होगा, हाँ आप fams लगा सकते। तो ये था बच्चों आज हमारा लेक्चर। थैंक यू।